ध्रुवांश आंगन में बैठकर अपने हाथ आगे करने लगा और चेतना शक्तियों का इस्तेमाल कर चेतना सील्स तैयार करने लगा। वो देख रहा था कि न सिर्फ अब उसकी चेतना शक्तियां काफी बढ़ गई थी, बल्कि उन्हें सील में बदलने की रफ्तार भी काफी तेज हो गई थी। चुटकियों में 8 सील्स तैयार हो गई और 9वीं सील भी बनने लगी। मगर ये सिलसिला वहां नहीं रुका और कुछ पलों बाद ध्रुवांश के पास कुल मिलाकर 12 चेतना सील्स तैयार हो गईं। इस दौरान ध्रुवांश ने धीमी आवाज में खुद से कहा, मुझे लगता है कि 12 चेतना सील तैयार करने के बाद भी मेरे पास और चेतना शक्तियां बची हैं, जिसका मतलब मैं कुछ और सील्स भी तैयार कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी आयुष्मान बना हूं, इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए। ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि 12 सील्स तैयार करना भी कोई छोटी बात नहीं थी। जिस दौरान वो अपने नतीजे से खुश हो रहा था, उतने में उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी और उसने देखा कि दरवाजे से सागरनाथ अंदर आने लगे। उन्हें वहां देखकर ध्रुवांश मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसने उन्हें नमस्ते किया। तब सागरनाथ ने गौर से ध्रुवांश को देखकर कहा, मैंने कुशलेंद्र से सुना कि तुमने चेतना जाल तैयार कर हमारे दल की बहुत मदद की। शाबाश लड़के, तुम काफी जल्द इन चेतना जालों का इस्तेमाल करना सीख गए हो। मैं भी तुम्हारे पिता से मिलकर ही यहाँ आ रहा हूँ। तुम्हें अगले 2 दिनों तक खुद ही ट्रेनिंग करनी होगी। दरअसल तुम्हारे पिता इस शहर में द्वितीय चेतना जाल तैयार कराना चाहते हैं। उसे कहते हैं चेतना इजाफा जाल, जिसकी मदद से चेतना शक्तियां बढ़ाने की रफ्तार काफी बढ़ जाती है। ये जाल ऐसा है जो मैं अकेले तो हरगिज नहीं बना सकता, इसलिए तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ी रकम चुकाकर 3 और योगियों को वहां बुलवाया है मेरी मदद के लिए। अगले 2 दिनों में मैं उनके साथ काम करके वो द्वितीय चेतना जाल तैयार करूंगा, इसलिए यहां नहीं आ पाऊंगा। जब ध्रुवांश ने इस बारे में सुना तो वो पहले तो काफी हैरान हुआ। वो जानता था कि पूरे उत्तरी हिस्से में सिर्फ उत्तरा अकादमी ही एक ऐसी जगह थी जहां तृतीय चेतना इजाफा जाल जितना ताकतवर जाल मौजूद था। अगर बात होती द्वितीय चेतना इजाफा जाल की, तो ऐसा जाल उस हिस्से के दलों में सिर्फ माघवंशी दल के पास था, जबकि राजवंशी दल के पास प्रथम चेतना इजाफा जाल था, जिस वजह से कुशलेंद्र अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। उत्तरी हिस्से का सबसे ताकतवर दल माघवंशी दल इसलिए बन पाया था क्योंकि उनके पास वो द्वितीय चेतना इजाफा जाल था, मगर ऐसा जाल तैयार करना बेहद मुश्किल होता था। कुछ दूसरे पड़ाव के परम चेतक योगी तक यकीन के साथ नहीं कह सकते थे कि वो इस कदर ताकतवर जाल तैयार कर पाते या नहीं। इसके अलावा उसकी कीमत की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती थी। इसलिए अगर गलती से भी इस कोशिश में राजवंशी दल नाकाम रहा तो उन्हें इतना बड़ा नुकसान होता जिससे उभरने में उन्हें ना जाने कितने दशक लग जाते। यही वजह थी कि इतने सालों तक कुशलेंद्र ने इस जाल को बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया था और कुशलेंद्र वो खतरा उठाने के लिए तैयार थे। इस बारे में सोचकर ध्रुवांश ने सोचते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, अगर आप अगले कुछ दिनों तक उलझे रहेंगे तो मैं आपको जरा भी परेशान नहीं करूंगा। पर मुझे लगता है कि मैं अब शून्य चेतना जालों को काफी कुछ समझ चुका हूं, इसलिए अगर आप मुझे किसी प्रथम चेतना जाल का खाका पकड़ा दें तो अगले कुछ दिनों तक कम से कम मैं उसे पढ़कर तो रख ही सकता हूं। ध्रुवांश की बात सुनते वक्त सागरनाथ के चेहरे पर किसी तरह की खुशी नहीं थी। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, देखो ध्रुवांश, ये अच्छी बात है कि तुम काफी काबिल हो और तुम बहुत जल्द शून्य चेतना जाल सीख गए हो, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था गुरूर किसी कामयाब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। प्रथम चेतना जाल के लिए कम से कम 15 चेतना सील्स की जरूरत पड़ती है, और तो और उसे सीखना शून्य चेतना जाल सीखने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम प्रथम चेतना जाल पढ़ना भी चाहते हो तो भी मेरा सुझाव रहेगा कि कम से कम 10 चेतना सील्स बनाने के काबिल तो हो जाओ, फिर मुझसे इस बारे में बात करना। उन्होंने अपनी बात कही थी कि तभी ध्रुवांश ने अपने पीछे रखे हाथ आगे लाने शुरू किए। उसकी एक एक उंगली में चेतना जाल नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर सागरनाथ के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। तभी ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए 2 और चेतना जाल उन्हें दिखाए, जिन्हें देखकर वो और ज्यादा हैरान हो गए। फिर अपनी इसी हैरानी को काबू करते हुए मजबूरी भरी नजर के साथ उन्होंने कहा, तुम्हारी काबिलियत तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है लड़के। खैर, अब जो कि तुम कम से कम 10 चेतना जाल तो बना ही सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए वो खाका दे देता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने पास से एक लाल रंग का कागज निकाला, जिसे ध्रुवांश को पकड़ाते हुए उन्होंने आगे कहा, यह एक बड़ा ही आम प्रथम चेतना जाल है। इसे कहते हैं चेतना अग्नि जाल। इस जाल को तैयार करने में तुम्हें 15 चेतना सील्स तैयार करनी पड़ेंगी। बेहतर यही होगा कि अगले कुछ दिनों तक तो तुम सिर्फ इसे पढ़ते रहो और गलती से भी ये जाल बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये जाल तुम्हें बेहद बुरी तरह जख्मी करने की ताकत भी रखता है। अपने गुरु की बात पर हामी भरते हुए ध्रुवांश ने वो कागज हासिल किया। उसके बाद योगी सागरनाथ वहां ज्यादा देर रुके नहीं और धीरे धीरे बाहर चले गए। दरअसल उन्हें बाकी के योगियों से भी बात करनी थी द्वितीय चेतना इजाफा जाल को लेकर। इस दौरान शायद सागरनाथ को कोई ऐसी सीख भी मिल जाती जिससे वो दूसरे पड़ाव के परम चेतक बनने में कामयाब हो जाते।
वहीं जब ध्रुवांश ने उन्हें जाते देखा तो उसने लाल रंग का कागज खोलते हुए उस पर चमकती लाल रंग की रोशनी को देखा। वो रोशनी बहुत ज्यादा गर्म थी और उसे उस पर लिखे पेचीदा लफ्ज नजर आए। उस पेचीदा खाके को देखकर ध्रुवांश ने कहा, यार ये चेतना जाल शून्य चेतना जाल से तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर इस वजह से मेरी इसमें दिलचस्पी भी ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद ध्रुवांश कोशिश करता रहा चेतना अग्नि जाल को पढ़ने और समझने की। कुछ देर बाद उसने अपनी नजर उस कागज से अलग की, क्योंकि वो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। भले ही वो बहुत बेकरार था उस जाल को तैयार करने के लिए, लेकिन उसे 15 चेतना सील्स की जरूरत पड़ती उस काम के लिए, और मौजूदा हालात के हिसाब से तो ध्रुवांश उतना काबिल नहीं हुआ था। इसलिए उसने वो कागज अपने पास रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी और सील्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और वो ट्रेनिंग में लग गया और चेतना सील्स बनाने की। अगले कुछ दिनों तक योगी सागरनाथ तो द्वितीय चेतना इजाफा जाल तैयार करने में लगे रहे, इसलिए उन्हें वक्त ही नहीं मिला ध्रुवांश को कुछ सिखाने का। ऐसे में ध्रुवांश इस वक्त का इस्तेमाल और चेतना सील्स तैयार करने में कर रहा था। उसकी ये मेहनत रंग लाने लगी, क्योंकि न सिर्फ वो अपनी चेतना शक्तियों को और अच्छी तरह काबू करने लगा, बल्कि 5वें दिन तो वो 15 चेतना सील्स बनाने में कामयाब भी रहा। ये देखकर ध्रुवांश की आंखों की चमक काफी बढ़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ चेतना अग्नि जाल तैयार करने की। राजवंशी दल के आंगन में ध्रुवांश ट्रेनिंग करता जा रहा था और उसकी आंखों में काफी खुशी नजर आ रही थी। इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो 15 चेतना सील्स तैयार कर पाया था। फिर उसने तुरंत काले रंग की चेतना शक्तियां बाहर निकालकर सभी चेतना सील्स को एक साथ जोड़ना शुरू किया। एक साथ मिलने पर वो सभी सील्स गायब हो गईं, मगर उनकी खतरनाक शक्ति महसूस की जा सकती थी। इस दौरान ध्रुवांश को यह भी समझ आया कि प्रथम चेतना सील तैयार करना शून्य चेतना सील तैयार करने से कितना ज्यादा मुश्किल काम था। भले ही पिछले कुछ दिनों से ध्रुवांश लगातार उस खाके को पढ़ता जा रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब वो उसे तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो नाकाम होता रहा, मगर कोशिश करता रहा। इस दौरान उसे बहुत बार उड़ते हुए पीछे जाना पड़ा, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी उसे जख्मी करती जा रही थी। लेकिन ध्रुवांश दोबारा खड़ा होता और उस गलती से सीखकर जाल बनाने की कोशिश में लग जाता। जाहिर सी बात थी कि ध्रुवांश जैसा जिद्दी लड़का इतनी जल्दी हार तो हरगिज नहीं मानने वाला था, लेकिन नतीजे वही रहे और पूरी दोपहर ध्रुवांश अपनी कोशिशों में नाकाम होता रहा। जब रात होने लगी तो उसने आखिरकार अपनी ट्रेनिंग रोकने का फैसला किया। आज बहुत बार नाकाम हुआ, लेकिन कल मैं दोबारा कोशिश करूंगा इसे तैयार करने की। इस ख्याल के साथ वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले 3 दिनों तक ध्रुवांश कोशिश करता रहा और अपना पूरा ध्यान चेतना अग्नि जाल को सीखने में ही लगाने लगा। वो जब भी नाकाम होता तो दोबारा कोशिश में लग जाता, लेकिन उसमें भी नाकाम ही होता गया। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक और चला, जिसके बाद ध्रुवांश ने बहुत ध्यान से अपने हाथों में तैयार हुई 15 चेतना सील्स को मिलाकर एक बार फिर जाल बनाना शुरू किया। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले इस बार ध्रुवांश को ऐसा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जाहिर सी बात थी कि नाकाम होने से वो लगातार सीखता जा रहा था। जैसे जैसे उस अदृश्य जाल में शक्तियां महसूस की जाने लगी, तभी ध्रुवांश के सामने लाल रंग की रोशनी तैयार हो गई। उस रोशनी में चमकता हुआ जाल नजर आ रहा था। वो जाल देखने में बड़ा ही शानदार लग रहा था और ध्रुवांश ने गौर से उस बेहद पेचीदा चेतना अग्नि जाल को देखा, जिसे देखते ही उसकी आंखों में बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। इस खुशी के साथ ही उसने चिल्लाकर कहा, मैं कामयाब हो गया। सिपाहियों देखो, मैं कामयाब हो गया। आज तो पूरे दल को मेरी तरफ से मिठाई मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात थी कि इतनी बार नाकाम होने के बाद कामयाब होने का मजा ही कुछ और था। तभी ध्रुवांश ने अपनी उंगलियों से इशारा कर पास दिखाई देती एक चट्टान पर उस जाल से हमला कर दिया। उसके ऐसा करने पर वो जाल लाल रंग की रोशनी से और ज्यादा चमकने लगा, जिसके बाद वो किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह सीधे उस चट्टान से जाकर टकराया। उस टक्कर से एक झटके में वो बहुत बड़ी चट्टान तबाह हो गई, जिसके हजारों टुकड़े आंगन में फैल गए। ये देखकर ध्रुवांश ने हैरानी और खुशी के साथ कहा, इसकी ताकत तो लाजवाब है। इस दौरान दूर खड़े सैनिक, जो पिछले कुछ दिनों से ध्रुवांश को नाकाम होते देखते जा रहे थे, खुशी से झूम उठे। जाहिर सी बात थी कि उसकी काबिलियत देखकर उन्हें भी अपने दल की शान महसूस होने लगी। इतने में ध्रुवांश मुस्कुराने लगा, जिसके बाद वो आंगन में फैले पथरीले टुकड़ों की सफाई में जुट गया। थोड़ी देर तक सफाई करते रहने के बाद वो बाहर आया और चलते हुए आसपास की जगह देखने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में सिर्फ चेतना अग्नि जाल ही चल रहा था, इसलिए वो अब कुछ और देखना चाहता था। तभी उसे नजर आया कि दरबार के अंदर रोशनी जल रही थी। ये देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, काफी देर हो गई है, फिर भी यहाँ रोशनी क्यों चल रही है? कहीं पिताजी कुछ जरूरी बातों में तो नहीं लगे हैं? लेकिन इस वक्त वो किस बारे में बातचीत कर रहे हैं? इस बारे में एक पल सोचने के बाद ध्रुवांश दरवाजे से दरबार के अंदर चला गया। वहां पहुंचते ही उसे एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और उसने देखा कि कुशलेंद्र ने बेहिसाब गुस्से में
एक टेबल तोड़ दी थी। उन्हें इस कदर नाराज होते देख ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, पिताजी को इतने लंबे वक्त में मैंने कभी इतना नाराज होते हुए नहीं देखा। आखिर माजरा क्या है? अच्छा है किसी ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। ऐसा करता हूं, खंबे के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनता हूं। उसने देखा कि कुशलेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उनके सामने टेबल के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। तभी कुशलेंद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो कमबख्त माघवंशी, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि चोरी छुपे हमारे साथ ऐसा करेंगे। रुकावट डालना एक बात होती है, लेकिन इतनी हिम्मत। वहीं उनके बगल में खड़े मंगल ने भी गुस्से भरी आवाज में कहा, भैया इस बार तो पूरी फौज लेकर चलते हैं वहां। अब या तो वो रहेंगे या तो हम। जब उन्हें पता चला कि हम द्वितीय चेतना इजाफा जाल तैयार कर रहे हैं तो उन्होंने बेहिसाब पैसे खर्च कर ज्यादा से ज्यादा सामान और बहुत से योगियों को अपना बना लिया है। अब वो सभी योगी भी फंस गए हैं और वो सामान भी। हमारे पास जितना भी सामान बचा है उससे हम एक बार भी नाकाम हुए तो हमारी सारी मेहनत और दौलत पानी में चली जाएगी। ये सुनते वक्त कुशलेंद्र मुट्ठी कसते जा रहे थे और उन्होंने दरबार में मौजूद बाकी चारों को देखा। इन 4 लोगों में एक तो योगी सागरनाथ थे, जबकि बाकी लोगों की उम्र उनसे थोड़ी कम लग रही थी। सागरनाथ से उम्र कम होने के बावजूद वो सभी पहले पड़ाव के परम चेतक योगी ही थे, जिन्हें द्वितीय चेतना जाल बनाने के लिए बुलाया गया था। इतने में कुशलेंद्र ने सागरनाथ की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, योगी सागरनाथ, द्वितीय चेतना इजाफा जाल बनाने में हमें और कौन सी मुश्किल आ रही है? इस पर सागरनाथ ने आ भरते हुए कहा, कुशलेंद्र, हम लोग पिछले कुछ दिनों में एक कोशिश कर चुके हैं इस जाल को तैयार करने की, लेकिन अफसोस कि हमारी वो कोशिश नाकाम रही, जिस वजह से हमारा काफी सामान भी खर्च हो गया। जितना सामान बचा हुआ है उस हिसाब से हमें एक और योगी की जरूरत पड़ेगी जो पहले पड़ाव का परम चेतक हो। उसके बिना हम शायद दूसरी कोशिश में नाकाम हो जाएं। तब मंगल ने परेशानी भरी आवाज में कहा, लेकिन हम इस पहले पड़ाव के परम चेतक को लाएं कहां से? हमारे दल में जितने भी ऐसे योगी थे उन्हें तो हम इकट्ठा कर ही चुके हैं, और जैसी मुश्किलें माघवंशी दल हमारे लिए खड़ी कर रहा है उस हिसाब से कोई और परम चेतक योगी लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मंगल की बात सुनकर सागरनाथ अपना सिर हिलाने लगे। वो जानते थे कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था जाल बनाने में कामयाब होने का। उन्होंने जब पिछली बार कोशिश की थी तब उन्हें समझ आ गया था कि कम सामान में उन्हें काम पूरा करना था, तो उन्हें एक और परम चेतक योगी की जरूरत पड़ती। तभी कुशलेंद्र ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मंगल इन माघवंशियों को हम बताते हैं, हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आसपास के सभी योगियों तक खबर भिजवा दो कि जो भी योगी माघवंशियों को छोड़कर हमारे साथ शामिल होंगे हम उन्हें माघवंशी दल से दोगुनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये सुनते ही मंगल के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। जाहिर सी बात थी कि दोगुनी कीमत करने का मतलब होता जाल का दाम और ज्यादा बढ़ जाना। ऐसे में पहले से मौजूद सागरनाथ और बाकी योगी थोड़ी नाइंसाफी महसूस करते और अपनी कीमतें भी बढ़ा देते, और आखिर में जाल की कीमत इतनी हो जाती कि राजवंशी दल के पास बहुत कम पैसे बचते। इस बारे में सोचते हुए मंगल ने बाकी योगियों की तरफ देखा। इतने में सागरनाथ ने कुशलेंद्र को समझाते हुए कहा, तुम नाराज हो कुशलेंद्र, लेकिन इस नाराजगी में कुछ भी मत कहो। एक योगी को ऊंची कीमत पर लाने के लिए तुम्हें यहाँ मौजूद योगियों की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए अपने गुस्से को शांत करो और शांत दिमाग से इस मुश्किल से निकलने के बारे में सोचो। तो क्या ध्रुवांश को चेतना इजाफा जाल बनाने के लिए अपने साथ शामिल करेंगे योगी सागरनाथ, और कैसे बदला लेगा राजवंशी दल माघवंशी दल की इस साजिश का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।